अभी पांचवा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सच तो यह है, यह इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे तो आप ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं दुनिया में, और यह है कुर्सी की पकड़। आपको कुर्सी पकड़ के बैठना है, और इस मामले में आप देखेंगे तो आपको नेताओं से सीखना चाहिए कि उनको कुर्सी की कितनी चाहत होती है, वो कुर्सी पकड़ के कितने अच्छे से बैठना जानते हैं। वैसे ही आपको अगर बढ़िया पढ़ाई करनी है, टॉप पर पहुंचना है, एग्जाम में टॉप करना है, तो आपको कुर्सी मेज पर ही बैठकर पढ़ने की आदत डालनी होगी। अब यहां पर बच्चों को सुन तो लेते हैं, पर उनको लगता है यार ठीक है, बोलते हो क्या फर्क पड़ता है, हमको तो क्या बिस्तर पे पढ़ने में बहुत मजा आता है। वो क्या, हम बेड पर किताबें फैला लेते हैं, और पहले तो बैठते हैं, फिर बैठे बैठे क्या होता है, 2-5 मिनट आप बैठते हैं, फिर आप पसर जाते हैं, विष्णु जी की मुद्रा में आ जाते हैं, फिर उसके बाद आप पूरे लेट जाते हैं आराम से, है ना, और 10-15 मिनट में बहुत बढ़िया ठंडी ठंडी एसी की, कूलर की हवा खाते हुए सो जाते हैं। गर्मियां हैं, वैसे भी बहुत मजा आता है। बिस्तर पर बैठकर कोई भी सीरियस पढ़ाई नहीं होती। तो लोग कहते हैं कोई नहीं, हम जमीन पर चटाई पे जाकर लेट जाएंगे। लेट कर कोई पढ़ाई ढंग से नहीं होती, आपको कुर्सी मेज पर बैठना पड़ेगा। अगर आप वास्तव में ढंग से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई का पाखंड नहीं कर रहे, वास्तव में खुद पढ़ रहे हैं, तो आपको कुर्सी मेज पर बैठकर ही पढ़ना है। अब कुर्सी मेज पर बैठ के पढ़ने के फायदे क्या हैं? पहली बात तो यह है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि साहब हमारा मन नहीं लगता, वो हमारी बीच बीच में उठने की इच्छा हो जाती है, तो क्या करना है? ये सब हम अभी बात कर लेंगे, पर पहले फायदे सुन लीजिए क्या है। पहली बात तो आपको कुछ समझ में ना आए तो कम से कम यह बात तो समझ में आती होगी कि अगर आपको एग्जाम में बढ़िया करना है तो परीक्षा देनी पड़ेगी ना जाके। तो यदि आप बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, या आईआईटी की परीक्षा दे रहे हैं, या नीट की परीक्षा दे रहे हैं, या दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको एग्जाम में सेंटर पर जाकर बैठना होगा। हां जी, और एग्जाम के सेंटर पर क्या होता है? कुर्सी मेज लगी होती है। वहां कोई बिस्तर तो नहीं बिछा होता कि आपको लेट कर पढ़ना है, या जमीन पे चटाई बिछी है कि आपको लेट कर पढ़ना है, या एक परीक्षा देनी है लेट कर, ऐसा तो नहीं है। तो आप अगर लेट कर परीक्षा नहीं दे सकते, तो आपको कुर्सी मेज पर बैठकर अगर परीक्षा देनी है, तो आप ये बात मान लें कि जिस परिवेश में आपने परीक्षा देनी है, उसी परिवेश में आपको घर पर बैठकर भी अभ्यास करना होगा। यह आवश्यक है, यह जरूरी है, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे। आप पढ़ाई का पाखंड कर सकते हैं, आप ड्रामा कर सकते हैं, आप हद से हद स्कूल की परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल की परीक्षाओं का सिलेबस बड़ा आसान होता है। वो 3-4 हफ्ते के काम को फैलाकर साल भर करते हैं। तो चूंकि काम वास्तव में 2-3 हफ्ते का ही है, उसको आराम से 12 महीने में करते हैं, तो आप बहुत घटिया एफिशिएंसी से 2-5%, 7% एफिशिएंसी से भी करेंगे तो रोते पीटते स्कूल का काम आपका हो जाएगा। ज्ञान नहीं मिलेगा, ये भी बता दूं। स्कूल का सिलेबस सीख नहीं पाएंगे इतने में। हां, स्कूल में नंबर आ सकते हैं जरूर। क्यों? क्योंकि नंबर तो आपको भी पता है स्कूलों में तो आ ही जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रटा रटाया एग्जाम का एक फिक्स पैटर्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीचर ने मार्क करा दिए, नहीं तो बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, रट रटा के उगल आए। जितना बढ़िया से उगल के आते हैं उतने बढ़िया नंबर आ जाते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत फोकस की, बहुत दिमाग की जरूरत भी नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जिनका दिमाग अच्छा होता है, उनके दिमाग को सड़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है स्कूलों का सिलेबस और बोर्ड का सिलेबस। बोर्ड की परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही है कि यदि आप अबव एवरेज हैं तो आइए हम आपका सिर काट दें, ताकि आप एवरेज तो हो जाएं कम से कम, या बिलो एवरेज तो हो जाएं, फिर हम ताली बजाएंगे कि आप बोर्ड में टॉपर हो गए। इसका क्या सबूत है? क्या मैं अपने अहंकार के कारण यह बात कह रहा हूं? नहीं। आप देख लीजिए, जो बोर्ड के टॉपर होते हैं उनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या गति होती है, कितने नंबर ला पाते हैं, और छोड़िए नंबर, छोड़िए क्या वो अपने सिलेबस से संबंधित वास्तव में फंडामेंटल क्वेश्चंस के भी ढंग से उत्तर दे पाते हैं। बहुत ही कम ऐसे मिलेंगे आपको, और ये वही होंगे जो कम में भी होंगे जिन्होंने ढंग से अपने सब्जेक्ट को पढ़ा होगा। तो अल्टीमेटली आप देखिए, इट इज वेरी नेसेसरी कि आप अगर सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं तो आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ढंग से पढ़ने का मतलब है आपको रोज 8 से 10 घंटे कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ना होगा। और कुर्सी मेज की बात मैं इसलिए बार बार कर रहा हूं क्योंकि आप बिस्तर पर लेट के पढ़ेंगे, या अगर आप जमीन पर लोट लगा के पढ़ेंगे तो आप 15-20 मिनट में सो जाएंगे या निंदा से हो जाएंगे। आप फोकस नहीं कर पाएंगे। आप मां बाप को बेवकूफ बना सकते हैं, पढ़ने का ड्रामा कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी ये करता था, मुझे ध्यान है। मैं आराम से बिस्तर पे किताबें बिछा के बैठ जाता था, और चूंकि मैं हमेशा पढ़ाई में अच्छा रहा, स्कूल में टॉपर रहा, बाद में आईआईटी जेईई भी क्लियर कर लिया, आईआईटी बॉम्बे में पढ़ा, तो मेरे पेरेंट्स आज तक ये मानते हैं कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था और मैं हमेशा बहुत मन लगा के पढ़ता था।
और मैं जानता हूं मैं कैसे पढ़ता था। मैं आराम से बिस्तर पे जब पसर गए तो एफिशिएंसी तो बहुत कम होती थी, पर अगर मेरी एफिशिएंसी कम थी 25 साल पहले, तो मेरे साथ जो कंपीट कर रहे थे उनकी भी एफिशिएंसी ऐसी थी। तो ये 25 साल पहले चल गया, ये अब नहीं चलता। अब ऐसे बच्चे आते हैं, अब तो मैं अपने विद्यार्थियों को देखता हूं तो कई बार देखता हूं कितनी मेहनत करते हैं, कितने फोकस के साथ कितना शानदार काम करते हैं। आप उनसे कंपीट कर रहे हैं, उनसे नहीं जो आपके सामने बैठे हुए हैं। और अब तो लॉकडाउन में कोई किसी के सामने नहीं बैठा हुआ है, सब अलग अलग हैं। ऐसे समय पर मन को फोकस करके, केंद्रित करके यदि आप पढ़ पाए तो ध्यान रखिएगा, भारत में बहुत ज्यादा विद्यार्थी नहीं है जो ऐसे पढ़ पाएंगे। आपको इसका बहुत एडवांटेज मिलेगा, ऐसा जैसा आज तक शायद किसी को कभी नहीं मिला। तो आपके पास साधन है, सुविधा है, यदि अपने मन को इसके अनुकूल कर सके तो आप कर सकेंगे। आपको 3 घंटे की परीक्षा लगातार बैठ के देनी होगी। बीच में न तो आप टॉयलेट जाने के लिए उठ पाएंगे, न पानी पीने के लिए, और न इधर उधर किसी ड्रामेबाजी के लिए। इसीलिए आपको घर पर भी अभ्यास क्या करना है, 3.5 घंटे तक एक सिटिंग कम से कम आपको देनी है। और चूंकि जेई एडवांस्ड की परीक्षा अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उसमें 3-3 घंटे की 2 सिटिंग होती हैं। तो जैसे ही आपकी 3.5 घंटे की एक सिटिंग पूरी हुई, आप 1-8 घंटा गैप ले लीजिए, फिर से 3 घंटे की एक सेटिंग करने की आदत आपको डालनी है। क्यों? अगर आपको यह आदत नहीं पड़ी तो आप पाएंगे आपका सेकंड पेपर बिगड़ जाएगा। आमतौर पर आईआईटी एडवांस की परीक्षा में सेकंड पेपर पहले से आसान होता है, इसके बावजूद मैक्सिमम बच्चों के पेपर 2 में नंबर पेपर 1 के आधे से भी कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, उनकी कमर दुखने लगती है, वो कहते हैं सब बैठा नहीं जा रहा, मन नहीं लग रहा, एनर्जी नहीं बची। इन शब्दों में नहीं बोलते हैं वो, पर अल्टीमेटली नंबर कम आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? इसीलिए क्योंकि उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, उनको बैठकर इतना लगातार पढ़ने का अभ्यास ही नहीं होता। यदि ये अभ्यास लॉकडाउन में आपने कर लिया तो आप देखेंगे आप औरों से जीत जाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो मतलब यही है कि आपको औरों से आगे निकलना है। तो यह असाधारण मौका है आपके लिए। यदि आप भी दूसरों की तरह घर पर सो गए, यदि आपने भी कार्टून फिल्म और वीडियो गेम देखना शुरू कर दिया, यदि आपने भी समय नष्ट करना जारी रखा औरों की तरह, तो जैसे औरों का सिलेक्शन नहीं होता आपका भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, नीट की परीक्षा, जेईई की परीक्षा, यह रिजेक्ट प्रोन एग्जाम है। 1% बच्चा सिलेक्ट होता है, 99% रिजेक्ट हो जाता है। मैक्सिमम बच्चे जो काम करते हैं वो फेल ही होते हैं। तो यदि आप औरों की ही तरह एक काम करेंगे तो आप भी फेल हो जाएंगे। अगर आपको इसमें सक्सेसफुल होना है तो आपको स्मार्टली वैसे काम करना होगा जैसे आमतौर पर औसत बच्चे नहीं करते। और यदि आप अपने आप को औसत मानते हैं तो भी यदि आप इन तरीकों को फॉलो करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी बताए और आगे भी बता रहा हूं, आप पाएंगे आप अपने आप औसत से ऊपर उठ जाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ब्रेन नहीं होता। मैंने तो यह देखा है कि यदि आप जुटे रहते हैं तो मां सरस्वती बुद्धि के फाटक खोल देती हैं, आप इंटेलिजेंट बन जाते हैं। एक्चुअली जेन्युइनली आपकी खोपड़ी में अच्छे अच्छे आइडिया अपने आप आने लगते हैं। और यदि आप आलसी और कामचोर हैं तो, और आपकी बुद्धि के फाटक किसी भगवान जाने किसी प्रेरणा से पहले से खुले हुए थे, आप इंटेलिजेंट थे छोटी क्लासेस में, तो जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, लेकिन अगर आप आलसी हैं तो बुद्धि के फाटक ऑटोमेटिकली बंद होने लगते हैं, आपको दिमाग में अच्छे आइडिया भी आने बंद हो जाते हैं और आप टॉपर से एवरेज तक आकर सिमट जाते हैं अगर आप मेहनत नहीं करते तो। हर सफलता की कुंजी मेहनत ही है। और इसीलिए कह रहा हूं आपको कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ने का अभ्यास करना है। अब बच्चे कहते हैं कि साहब जब हम कुर्सी मेज पर बैठ के पढ़ते हैं तो टेबल पर तो 3-4 किताबें ही आ पाती हैं, हमें तो 25 किताबें खोलकर एक साथ पढ़ना है। तो बे भाई तुम रावण थोड़े है कि तेरे 10 सिर हैं कि तू 10 किताबें एक साथ पढ़ लेगा। तो खोपड़ी तो एक ही है ना, तो एक बार में एक ही किताब पढ़ पाओगे। हो सकता है एक टेक्स्ट बुक, एक नोट्स, 2 कॉपियां, बहुत ज्यादा एक रेफरेंस बुक 3, इससे ज्यादा नहीं चाहिए होती। आप समझो, आप एक पुस्तक उठा के पढ़ना शुरू करते हो, आपका ध्यान भटकते 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 5, 7, 10, 15 मिनट में आकर स्थिर होता है। और यदि उसके पहले आपने उसको हटा के दूसरी पुस्तक उठा ली तो ध्यान फिर भटक जाता है। तो अगर आप हर 5-5 मिनट में चैप्टर बदल रहे हो, किताब बदल रहे हो, तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे, सिर्फ पढ़ने का ड्रामा कर रहे हो। ये पढ़ाई का पाखंड है, नौटंकी है, ये एक्चुअली पढ़ाई है ही नहीं। आपको एक पुस्तक के साथ लंबे समय तक बैठना होगा। यदि उसमें दिक्कत आती है तो उस दिक्कत को सॉल्व करके आगे बढ़ना होगा या एक जंप मार के आगे बढ़ जाना होगा। लेकिन हल्की सी दिक्कत आती है, आप किताब फेंक कर दूसरी उठा लेंगे,
उसमें दिक्कत आएगी, उसको फेंक कर तीसरा उठा लेंगे। आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ने का ड्रामा कर रहे हैं। तो इसीलिए कुर्सी मेज पर बैठ के पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, सब्जेक्ट बदले बगैर कम से कम 1-1.5 घंटे तक पढ़ते रहना है। यदि आप ये कर पाए तब आप कह सकते हैं कि हां, काम ठीक हो रहा है। अब जब आप ये करना शुरू करेंगे तो मैं आपको बताऊं होगा क्या। पहले ही 5-10 मिनट में आपके मन में भयंकर प्रतिक्रिया होगी। आपको लगेगा कि आपकी कुछ बिस्किट खाने की इच्छा उठ जाते हैं, मत खाइए, खा पी के बैठिएगा। फिर आपको लगता है चलो पानी पी लेते हैं। वेल, आधे घंटे के पहले पानी भी मत पीजिए, अदरवाइज बॉटल रख के बैठिए साथ में ताकि उठना ना पड़े। फिर बहुत ज्यादा पानी पिएंगे तो फिर आपको लगेगा अब तो टॉयलेट करने जाना है। तो मेरे भाई, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं नर्सरी केजी के, वही ये खेल खेलते हैं कि खाते पीते हैं फिर टॉयलेट जाते हैं, फिर खाते पीते हैं फिर टॉयलेट जाते हैं। यार बड़े हो गए यार, तुम कुछ तो शर्म करो। 3 घंटे का एग्जाम दोगे, कितनी बार टॉयलेट जाओगे, कितना पानी पियोगे, कितना बिस्कुट खाओगे? नहीं होगा कुछ। आप चुपचाप बैठकर पढ़ोगे। अगर एग्जाम के दौरान आपको ये बिस्किट खाना, पानी पीना, टॉयलेट जाने का व्यापार आपका बंद हो जाता है, तो पढ़ाई के समय भी इसको बंद रखो। फिर क्या होता है, दरवाजे पे घंटी बजती है, होता है बेटा दरवाजा खोल दो, कौन आया देखो। अब तो घंटी भी नहीं बज रही, कोई नहीं आ रहा दरवाजे पर, है ना। आप चुपचाप उस कुर्सी पे बैठ जाओ और 3.5 घंटे के पहले मत उठना। और आपको बीच बीच में उठने की बीमारी हो तो पेरेंट्स से को आपको बांध दे, कुर्सी से हाथ पैर बांध दे और आपका बिल्कुल अच्छे से बांध के रखे, आप उठ नहीं पाओ। अब आपको मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो मैं क्यों बैठा रहा हूं, फालतू बैठ के भी क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूं क्या होगा। फालतू बैठे बैठे भी मन नहीं भी लग रहा है तो बैठे रहिए, 5-10 मिनट में आपकी तबीयत सड़ जाएगी। और ध्यान रखिएगा, कुछ नया काम मत शुरू करिए, उसी किताब को घूरते रहिए घूरते रहिए घूरते रहिए। फिर लगेगा यार मन सड़ ही गया तो चलो 2 लाइन पढ़ ही लेते हैं, फिर पढ़ना शुरू करेंगे, फिर दिमाग सड़ जाएगा, फिर टाइम खोटी करिए, बैठे रहिए। फिर आप देखोगे धीरे धीरे डैम्ड ऑसिलेशन की तरह, जब आपको हृदय से विश्वास हो जाएगा कि अब कोई चारा नहीं है, अब ये आदमी बैठ गया है तो ये पढ़कर ही दम लेगा, धीरे धीरे आपका मन पढ़ाई में लगने लग जाएगा। मैक्सिमम 3 दिन लगते हैं खोपड़ी ठीक करने में, मैक्सिमम। और कईयों की तो अगर जिनके थोड़ा भी पढ़ाई में मन लगता है, उनकी तो पहले दिन ही आदत सही हो जाती है और वो पहले दिन ही ढंग से पढ़ने लग जाते हैं। तो इसलिए आपको 3-3.5 घंटे, मिनिमम 3.5 घंटे का अभ्यास आप रखिए। लगातार बिना उठे कुर्सी मेज पर बैठना है और ऐसी दिन में 2 और संभव हो तो 3 सेटिंग्स देनी है, अगर आपको बिल्कुल शानदार विद्यार्थी बनना है तो ये थी हमारी 5वीं टिप। कुर्सी मेज पर 3.5 घंटे तक लगातार बैठकर पढ़ते रहना है। और अगर इसमें आप कमी करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब एक छठी और बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं आपको। ये एटीट्यूड से संबंधित है। लर्निंग की सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, लर्निंग का सही एटीट्यूड क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर लर्निंग की अप्रोच या एटीट्यूड आपका सही नहीं है तो आप पाएंगे कि आपकी पूरी पढ़ाई एक अभिशाप बन जाएगी, आपको बहुत दिक्कत आएगी इसमें। जो भी बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं, ध्यान रखें, इसके 2 कंपोनेंट हैं। पूरा ज्ञान, जिस तरह का ज्ञान आपको बोर्ड की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IIT या नीट की परीक्षाओं के लिए चाहिए, इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक, आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रखनी है, आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्लियर और क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका है, और वो कंपोनेंट है आपको बेसिक्स याद होने चाहिए। अब जब हम कंसेप्ट क्लियर करने की बात करते हैं और एक लेवल ऑफ या कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात करते हैं, तो इसमें सब लोग एग्री कर जाते हैं कि हाँ हाँ ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्या है, पर आप ये बताइए, क्या आपने सोचा है कि ये कंसेप्ट है क्या? कई बार बच्चे कहते हैं कि यार फंडे अच्छे होने चाहिए। ये फंडे क्या चीज होती है? डिफाइन फंडामेंटल्स या कॉन्सेप्ट्स। कंसेप्ट्स किसे कहते हो आप? क्या है कंसेप्ट, क्या डेफिनेशन है इसकी? मैंने जितने बच्चों तो बच्चे टीचरों से भी पूछा है, अधिकांश टीचर इसका उत्तर नहीं दे पाते। वो कहते हैं हाँ ये अच्छे होने चाहिए। क्या अच्छा होना चाहिए बता, क्या कंसेप्ट किसको बोलते हो, क्या है कंसेप्ट? ईमानदारी से बोलो ना, तो जिसको ये लोग कंसेप्ट बोलते हैं वो क्या है? वो है वो छोटी छोटी लाइनें, वर्ड, हाफ सेंटेंस, फुल सेंटेंस, जो यदि इनको याद हो तो इनसे क्वेश्चन हो जाते हैं। वो चीजें जिनसे धड़ाधड़ क्वेश्चन होते चले जाएं, उसको ये कंसेप्ट बोलते हैं। और ये कहते हैं कि ये कंसेप्ट हमारी समझ में आने हैं।
ये समझ का खेल बहुत निराला है। आप देखें जैसे 10th तक गणित कैसे पढ़ाई जाती है। मैथ्स को इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं कि मैथ्स को लोग बड़ा लॉजिकल सब्जेक्ट मानते हैं, बताते हैं। मैथ्स का विज्ञापन इस तरह का है कि मैथ्स में कुछ भी रटना नहीं पड़ता, सब कुछ लॉजिक से आता है। अच्छा, बहुत दिन हुए नहीं आपने टेबल्स याद करे होंगे, याद है आपको? टेबल्स आपने समझे थे या रटे थे? स्पष्ट रूप से आपने रटे थे, आपने उसको समझ का नाम दे दिया हो तो आप जाने। फिर आप देखिए आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, कैसे पढ़ी थी आपने? स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं टीचर्स, है ना? और इसमें कोई मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, ये तरीका यही है और ये कोई गलत तरीका नहीं है, पर उसको जिस तरह से ब्रांडिंग करी जाती है वो गड़बड़ है। आप सुनिए ध्यान से। जैसे पाइथागोरस थ्योरम कैसे पढ़ी? टीचर आए क्लास में, आए साहब, उन्होंने बोर्ड पर पाइथागोरस थ्योरम लिख दी और एक बार बता दी बोलकर। बच्चे ने टक 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 कॉपी में पाइथागोरस थ्योरम लिख ली और जब टीचर बोल रहे थे तो उसको सुन लिया। अब ये थ्योरम तो पाइथागोरस महाराज ने बताई थी, हजारों वर्षों पहले जब भी बताई थी, तो उनका नाम चल रहा है तो थ्योरम उन्होंने बता दी। अब उसके बाद क्या होता है? फिर टीचर डायग्राम बनाते हैं, बच्चे भी कॉपी पे डायग्राम कॉपी करते हैं। फिर टीचर प्रूफ लिखते हैं, बच्चे भी कॉपी पे प्रूफ नकल कर लेते हैं। और अब यह माना जाता है कि बच्चों ने इसे समझ लिया है। ध्यान रखिएगा, समझ तो तब होती मेरे भाई कि चलो थ्योरम पाइथागोरस की है पर प्रूफ अपने आप कर लेते, तब तो हम मानते कि लॉजिक लगाया आपने। अगर थ्योरम भी पाइथागोरस ने बताई, उसका कंस्ट्रक्शन भी आपने कॉपी से कॉपी कर लिया और उसका प्रूफ भी आपने नकल करके रट लिया, सच तो यह है कि आपने उसे रट लिया है, प्रूफ को भी रट डाला है आपने। क्योंकि लॉजिक उसके लिए लॉजिकल है जिसने अपनी खोपड़ी से उसे पहली बार सोचा। यदि आपने दूसरे का सोचा हुआ लॉजिक सुन लिया, किसी और ने आपको सुचवा दिया, अगर आप कहें तो लॉजिक उसके लिए लॉजिकल था, आपके लिए तो रट्टा ही है। तो एक्चुअली तो आपने दूसरों का लॉजिक देखकर कब्जे में ले लिया है, जिसको आप कहते हैं कि आपने इसको समझ लिया है, एक्चुअली तो आप उसको याद कर रहे हैं। और जब एग्जाम में यही चीज दोबारा लिखने को आती है, जिसने वही चीज दोबारा दार दार उगल दी, आपने कह दिया कि हां अब तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गई, सबने तालियां बजाई और आपकी समझ की ऐसी तैसी। आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं? आप रट रहे हैं, पर आपको यह विश्वास दिला दिया जाता है कि आप समझ रहे हैं। रटने का यह धंधा निर्बाध रूप से भारत के हर स्कूल में, दुनिया के हर स्कूल में चल रहा है। और सबसे सुंदर बात क्या है? इसका नाम बदल दिया गया है, इसको कहा गया है कि हम आपको समझा रहे हैं। समझ तो मेरे भाई तब होती जब आपने मान लीजिए एक लॉजिक बता दिया, उस लॉजिक के आधार पर बगैर पहले से बताए आप नई चीजें अपने आप डिराइव कर देते, खुद कुछ नया बनाते, तब आप कहते कि लॉजिक है। मैथ्स बिल्कुल लॉजिकल है, मैथ्स उसके लिए लॉजिकल है जिसने उसको पहली बार खुद सोचा है। यदि आपने किताब से पढ़कर उसको सीखा है तो जो आपने लॉजिक वहां से ग्रहण किया है वो लॉजिक आपको याद हो गया है। अगर याद हो गया है तो लोग कह देते हैं आपने समझ लिया है, लोग कह देते हैं, एक्चुअली वो लॉजिकल आपके लिए नहीं है। अगर लॉजिकल होता तो ट्रिग्नोमेट्री के इतने फॉर्मूले आप याद करते हैं, करीब 60-70 फॉर्मूले हैं जब आप याद करते हैं 11th में, वो समझे हैं आपने, उनका डेरिवेशन है। हाँ, तो डेरिवेशन जिसने पहली बार किया उसने समझा है उसे, आपने वो डेरिवेशन देखकर कब्जे में लिया है, आप तो उसे रट ही रहे हैं। तो मेरे भाई ये समझ का पाखंड जो है इसको कंट्रोल करें। मैं समझने की निंदा नहीं कर रहा हूं, समझने का महत्व है, पर आपको उस समझने की हद पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि समझने के इसी भ्रम जाल के कारण ये जो जार्गन लोगों ने फैला रखी है, और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी रहा हूं। जब मैं छोटा था तब भी लगातार दादी दी, बाबा जी, माता पिता, स्कूल के सारे गुरुजन कहते रहे, बेटा रट मत, रटना पाप है, गधे बच्चे रटते हैं और बुद्धिमान बच्चे समझते हैं, तू तो समझ, रटना पाप है। हमने कहा हां जी रटना पाप है, लेकिन मेरे भाई बहुत सारी चीजें तो रट कर ही आती हैं। मेरा नाम क्या है मुझे याद है, मेरा मोबाइल नंबर क्या है मेरे को याद है, मेरे घर का एड्रेस क्या है मेरे को याद है, उसमें समझने की बात कौन सी है जो है। उसी तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर क्या है मेरे को याद है, 2 और 2 4 क्या होते हैं मुझे याद है। सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में, मैथ्स में बहुत सारी चीजें याद होती हैं। फिजिक्स वाले बड़ा कहते हैं कि साहब हमारा तो बड़ा लॉजिक ही लॉजिक है, सब नौटंकी है। लॉजिक न्यूटन के लिए है जिसने पहली बार सोचा था। एक बार अगर फिजिक्स इतनी लॉजिकल है तो आपको ये जैसे मैकेनिक्स पढ़ाते हैं तो 3 सेंटेंस पढ़ाते हैं, न्यूटन का लॉ 1 लॉ 2 लॉ 3, मैकेनिक्स खत्म। 6 महीने क्या पढ़ाते हैं ये लोग। तो और मैं नहीं कहता कुछ गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं वो,
वो एक्चुअली क्या करते हैं, आपको जैसे रिलेटिव मोशन पढ़ाएंगे तो रिवर बोट प्रॉब्लम, विंड छाता प्रॉब्लम, कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम कराते हैं। क्यों? कि भैया रिवर में बोट चल रही हो तो तू ये कर लियो, विंड में चल रही हो और उसमें छाता उड़ रहा हो तो ये कर लियो। तो ये क्या है? आप फैक्ट्स नहीं रटा रहे, आप मेथड्स रटा रहे हैं। जो प्रैक्टिस होती है ये क्या होती है? एक कंसेप्ट आपने लिया, एक मेथड आपने लिया, उसके 10-10 सवाल लगा रहे हैं। क्यों? आप उस मेथड को याद कर रहे हैं। तो आप अपने फंडे क्लियर कर लीजिए कि कुछ चीजें याद ही करनी पड़ती हैं। तो ये जो ड्रामा है ना कि हर चीज समझनी होती है, बकवास है। अगर ईश्वर ने आपको बुद्धि अच्छी दी है तो इसमें होता क्या है, और विशेष तौर पे जो आईआईडी के एस्पिरेंट्स हैं उनको ये बहुत प्रॉब्लम आती है अगर उनका ये फंडा क्लियर नहीं होता। वो हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं, जो चीज रटने वाली होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे ध्यान है जब मैं आईआईडी की तैयारी कर रहा था जेईई की, तो मैं टेट्राहेड्रल से बड़ा विचलित हो गया, क्योंकि उस समय तो कोचिंग होती नहीं थी, अपन घर पे बैठ के पढ़ते थे किताब से, अपने आप जितना समझ में आ गया, नहीं आया बाहर में जाओ। तो हमने टेट्राहेड्रल शब्द देखा, हमको लगा ये टेट्राहेड्रल समझ में नहीं आ रहा हमारे। टेट्राहेड्रल का स्यापा चलता रहा, हम उसके चक्कर में पूरी बॉन्डिंग बर्बाद हो गई हमारी। उसके बाद हमने आईआईडी की परीक्षा दी, सेलेक्ट हो गए, आईआईडी में गए। फिर जब वहां क्लास में प्रोफेसर से मिले तो हमने अपना बड़ा रहस्यमय, हमारे लिए बड़ा प्रश्न था कि हमने कहा सर ये टेट्राहेड्रल समझ में नहीं आता। तो कहते इसमें समझना क्या है? नाम है। तो उनका मतलब कहने लगे ये गोला क्या है? मैंने कहा सर्कल है। कहने लगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने कहा समझना क्या? तो सर्कल है। उनका एग्जैक्टली जिस तरह से गोला सर्कल है, टेट्राहेड्रॉन एक शेप है, जो शेप है उसका नाम टेट्राहेड्रॉन है, इतना ही है, ये डेफिनेशन है, याद कर लो, समझना क्या है इसमें? मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो अगर कोई इतना भी बता दे कि भैया ये याद करने वाली चीज है और ये लॉजिकल रीजनिंग से आ जाएगी, तो भी बहुत सारा काम सफल हो जाता है, बहुत सारा काम कम हो जाता है। अब अच्छे बच्चे क्या करते हैं, लॉजिक उनका अच्छा है तो रीजनिंग तो वो निकाल लेते हैं, पर चूंकि वो कामचोर बन गए हैं तो वो याद करने वाली चीजें नेग्लेक्ट करते हैं। और ये नेग्लेक्ट इसलिए नहीं करते कि एक्चुअली याद करने में मेहनत लगती है, उसमें अपना एफर्ट लगता है, और उस मेहनत से बचना चाहते हैं तो उस कामचोरी को ढकने के लिए एक नई नौटंकी इजाद कर रखी है कि रटना पाप है, अंधी तरह से रटना पाप है, जिसमें ग्रामर भी इधर उधर हो जाए और हम भूल जाएं, वो रटना पाप है। लेकिन यार बेसिक लॉ तो याद करने पड़ेंगे ना, नहीं तो आज तक दुनिया में जितने भी तो कम से कम लाखों मैथमेटिशियंस और वैज्ञानिक हो गए हैं जिन्होंने पूरा जीवन खराब कर करके, अपना पूरा जीवन होम करके जो रिजल्ट निकाले हैं, उनको पढ़े बगैर आपके दिमाग में अपने आप आ जाएंगे वो। फिर तो आप तो न्यूटन, आइंस्टीन, क्या इन सबकी आत्माओं के जोड़ से बढ़कर भी बड़ी चीज हो गई यार। ऐसा नहीं होता, बकवास है ये। आपको लॉज याद करने पड़ेंगे, डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अगर आप इसे याद नहीं करेंगे तो आपकी बैंड बजनी तय है, भले ही आप आईआईटी के फर्स्ट रैंकर क्यों ना होने का दावा करते हो। और यदि आप ये सब करे बगैर टॉपर बनने का दावा करते हैं, पहली बात तो टॉपर ये बात बोलते ही नहीं, उनको फंडे क्लियर होते हैं। और दूसरी बात, जिनको ये भ्रम होता है कि वो टॉपर बन सकते हैं, अगर अपने ये फंडे क्लियर नहीं करेंगे तो ध्यान रखिएगा, टॉपर तो बहुत दूर की बात है, आपका सिलेक्शन भी संकट में पड़ जाएगा। घर बैठकर अब आप क्या कर सकते हैं, तो अब ये तो थी छठी टिप कि आपको अपना एटीट्यूड रटने के प्रति सुधारना होगा। यदि आप ये कहते रहेंगे अरे यार ये तो रटना है, इसको गालियां देते रहेंगे, कोसते रहेंगे, तो जिस चीज को आप गालियां दे रहे हैं, कोस रहे हैं, वो चीज आपके काम कैसे आएगी? फिर कुछ कहते हैं कि सब हम याद तो करना चाहते हैं पर हम भूल जाते हैं, क्या करें? तो खोपड़ी की शक्ति बढ़ाने के लिए एक तो प्राणायाम करें, मैंने पहले बताया था। दूसरा, अगर आप भूल जाते हैं तो इसका मतलब है आपने याद ही ढंग से नहीं किया। अब मैं आपको याद करने का बहुत इफेक्टिव और सॉलिड तरीका बताता हूं जो बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। और ऐसा जो ज्ञानी लोग हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो आपने याद किया है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो आपने आज याद किया है वो आप अगर आज रात सोने के पहले और कल सुबह जागने के तुरंत बाद रिवाइज नहीं करेंगे तो उसका 70 से 80% प्रायः उड़ जाता है, साफ हो जाता है, धुंधला हो जाता है, अच्छा नहीं रह जाता दिमाग में। तो जो आपने आज याद किया है आप उसे रात में सोने से पहले रिवाइज करेंगे, अगले दिन उठते ही रिवाइज करेंगे। फिर जो अब रिवाइज हो गया है, जैसे आज अगर मान लीजिए थर्सडे है तो फिर अगले थर्सडे को, फ्राइडे को रिवाइज किया सुबह, फिर अगले हफ्ते, आज, अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले महीने और 6 महीने बाद प्रॉपर सिस्टमैटिकली लिख कर इस चीज को रखें। और इस फ्रीक्वेंसी के साथ अगर आप इसको रिवाइज करेंगे,
आप देखेंगे बिल्कुल दिमाग में छप जाएगी और आप ये कभी नहीं भूलेंगे। और तब भी आपको लगता है आपको दिक्कत आ रही है तो रफ कॉपी में 10 बार 20 बार 30 बार लिखना शुरू कर दीजिए। उसको अपने आप लिखिए, लिख लिख के याद कीजिए। कैसे नहीं याद होगा? बिल्कुल याद होगा। अगर आपको हृदय से यह विश्वास हो जाएगा कि आपको यह चीज याद करनी है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगी। मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, मैं खुद उस पड़ाव से गुजरा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। जब मैं आपके बराबर था, विद्यार्थी था, तो मैं ऐसा मानता था कि मेरी मेमोरी पावर बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरा ब्रेन वॉश आसपास वालों ने ऐसा कर दिया था कि भाई रटना मूर्ख लोगों का काम है। और मैं मानता था मैं बुद्धिमान हूं, तो मैंने कहा मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है। ऐसा मैं बड़े गर्व से कहा करता था, यार रटा नहीं जाता जी, हम तो समझ लेते हैं चीजों को। अब सोचता हूं कि कितनी बड़ी फूहड़पन की बात थी ये, और ये ब्रेन वॉशिंग इतनी पॉपुलर है, ये मिसकंसेप्शन इतना पॉपुलर है, इससे बच्चों को इतना नुकसान होता है, इसका कोई जवाब नहीं। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं हर चीज रटने को नहीं बोल रहा, पर मैं ये बोल रहा हूं कि जो लॉज हैं, जो फॉर्मूले हैं, जो परिभाषाएं हैं, अगर उनको याद नहीं करोगे तो बैंड बच जाएगी। ये है लॉजिक। जहां लगेगा वहां लॉजिक लगाओ, लेकिन जो जहां लॉजिक नहीं लगता, जो याद ही करना है, उसको याद नहीं करोगे तो दुर्दशा तय है। और अब याद कैसे करना है उसका तरीका बता रहा हूं। मैंने बताया कि जो आज याद किया है, रात को सोने से पहले, अगले दिन उठने पर, अगले हफ्ते, अगले महीने, 6 महीने बाद रिवाइज करना है। अगर आज याद नहीं हो रहा ढंग से, 10 बार 20 बार 30 बार लिखो, याद हो जाएगा। और मैं अपना किस्सा सुना रहा था आपको कि पढ़ाई तो करते रहे, बढ़िया पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, अब पढ़ाते समय तो क्या एक कमिटमेंट होता है कि अब आप विद्यार्थी हैं और मान लीजिए आप 10 महीने से आपने 7 चीजें पढ़ ली, 3 छोड़ दी, ठीक है, कम नंबर आ जाएंगे, छोड़ दी। पर एज ए टीचर आप जा रहे हैं, आपको 10 चीजें पढ़ानी है, तो आपको 25 पढ़ के जाना पड़ता है। हो सकता है 15 बच्चे न पूछें या आपके काम की ना हो, लेकिन आपको आनी चाहिए कि गलती से भी अगर किसी ने पूछ ली, आपको अटकना नहीं है। ये मन में एक संकल्प था कि ऐसा ना हो कि कोई बच्चा पूछे और अपन हेल्ड अप हो जाएं, तो पढ़ के जाएंगे अच्छे से। और जब शुरू किया था पढ़ाना, तो 8-8 10-10 घंटे तो मैं पढ़ाता रहता था, डाउट बताता रहता था दिन में। तो लेट नाइट का ही समय बच जाता था जब नया अगले दिन पढ़कर पढ़ाना होता था। और उस समय किसी के नोट्स उपलब्ध नहीं थे। आई वॉज द फर्स्ट टीचर इन कोटा हु टॉट केमिस्ट्री। तो शुरू से जीरो से सारा काम शुरू किया। 30, 40, 50 की जितनी किताबें मिली सबको इकट्ठा किया, उनसे एक एक से पढ़ना, नोट्स बनाना और फिर अगले दिन जाके पढ़ाना, यही रोज का क्रम रहता था। 2-3 वर्ष तो ऐसे ही निकले शुरुआत के। और उस समय इतना समय नहीं होता था कि अगर मैंने आज कुछ पढ़ा है तो उसको बार बार रिवाइज करूं, और मन में डर होता था कि अगर ये भूल गए तो अगले दिन सुबह क्लास में जाएंगे और ब्लैंक हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा मतलब इतनी बेइज्जती तो अपन नहीं उठाना चाहते कि अपन बच्चों के सामने ब्लैंक हो जाएं। इतनी जिम्मेदारी तो एक टीचर की होनी चाहिए। चूंकि बहुत इंटेंस माहौल में पढ़ाई करता था, बहुत अच्छा फोकस उस टाइम बिल्डअप हो गया था। उस समय जो इवनिंग में क्लास खत्म होने के बाद बैठकर पढ़ता था, एक बार पढ़कर मैंने देखा मुझे याद हो जाता था। उस टाइम मैंने प्राणायाम भी करना शुरू किया था और त्राटक भी, और उसका फल यह था, उस समय 20-22 साल हो गए उसको पढ़े हुए। आज भी जब मैं बात करता हूं, पढ़ा रहा होता हूं, वो पेजेस मेरी मेमोरी में फ्लैश कर जाते हैं कि अच्छा इस किताब में इस पेज पर ये लिखा हुआ था, ये डेफिनेशन ऐसी थी, इसमें अच्छी नहीं थी, वहां पे अच्छी थी, यहां ऐसा था, वहां ऐसा था, पूरा याद है। क्यों? एक नॉर्मल, मैं मानता हूं कि अब जब मैं अपने बच्चों को देखता हूं पढ़ते हुए, तो मैं देखता हूं कि तो बहुत अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले। इतना अच्छा विद्यार्थी मैं तो नहीं था। बहुत अच्छे दिमाग वाले बच्चे ऐसे तो पढ़ने आते हैं, पर वो भी कहते हैं कि हमें याद नहीं होता। मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता सकता हूं, जब मेरे पास भी ऐसी एक स्थिति आ गई थी कि एक बार देखा हुआ बिल्कुल फ्लैश मेमोरी में याद हो जाता था। अगर ये मैं कर सकता हूं तो ये आप निश्चित कर सकते हैं। You can definitely do it if I could do it. तो सिर्फ फर्क इतना है, आपको पहले हृदय से विश्वास करना होगा कि आपके लिए जरूरी है। अगर आप अपना पीछा खुद ही नहीं छोड़ेंगे, अगर आप डट जाएंगे, आप एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। मैक्सिमम 2 बार 3 बार रिवाइज मैक्सिमम करना पड़ेगा, आपको निश्चित याद हो जाएगा, परफेक्टली याद हो जाएगा। आप कोशिश करके देखिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसको करके देखिए। यदि आप याद करने की प्रक्रिया को कोसेंगे, गालियां देंगे, हाय हाय करेंगे तो नहीं होगा। आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, संकल्प शक्ति के साथ करना है, आप निश्चित कर लेंगे। शुरू में ना सही तो महीने 2 महीने में पूरे फोकस और इंटेंसिटी के साथ करना शुरू करेंगे, ये आपकी भी ये स्थिति आ जाएगी और आप निश्चित इसको कर पाएंगे।
आई गेस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको अपनी मेमोरी पावर बढ़ानी है और मेमोराइजेशन को प्रॉपर इज्जत देकर उसको ढंग से शुरू करना है। यह था हमारा छठा पॉइंट। एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग आपका अच्छा होना चाहिए। और ऑफ कोर्स जब हम लॉजिक की बात करते हैं तो जब हमारी क्लासेस होती हैं तो उसमें लॉजिक तो हम एक्सप्लेन कर ही देते हैं। मैं आपके बिहाफ पर रट नहीं सकता हूं, लेकिन लॉजिक तो बता ही सकता हूं। तो लॉजिक बताना, समझाना, वो सारा तो हम कर देते हैं बहुत अच्छे से। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो भी आपके अच्छे टीचर जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, अच्छा टीचर लॉजिक ही समझा पाता है। और जो सबसे अच्छा टीचर है वो आपको क्लियर कट दो हिस्से करके बता देता है कि बेटा ये लॉजिक है, इसको ऐसे ऐसे समझाते हैं और ये याद करने के पॉइंट्स हैं। जो सुपर फाइन टीचर्स और नॉट सो फाइन टीचर्स का डिफरेंस होता है वो यही होता है, उनका ये कंसेप्ट क्लियर होता है और ये क्लैरिटी के साथ, जितनी स्पष्टता के साथ आपको वो ये बताते जाएंगे उतना ही आप पाएंगे, उनसे पढ़ने का आपको फायदा बेहतर होगा। और व्यास एडिफिकेशन पर यही हमारी भी कोशिश रहती है कि हम ऐसे ही टीचर्स का ग्रुप बनाएं जो बिल्कुल सुपर फाइन लेवल पर इस काम को डिलीवर करने में सक्षम हो। लॉकडाउन में घर पर रहते हुए सबसे अच्छा आप क्या कर सकते हैं? देखिए, एक तो ऑनलाइन क्लासेस हैं ही सही, आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अपने आप जो करना है उसमें सबसे यूजफुल काम आप कर सकते हैं वो ये, आप बैठकर बेसिक डेफिनेशंस और फॉर्मूले अच्छे से याद कर सकते हैं। मैथ्स पढ़ रहे हैं, थ्योरम्स याद करिए, फॉर्मूले याद करिए, डेरिवेशंस को देखिए, समझिए, बार बार लिखिए, दिमाग में सेट कीजिए। फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो भी आप जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूले हैं, और कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ फिजिक्स में बहुत सारी डेफिनेशन और बहुत सारे फॉर्मूले याद करने होते हैं आपको। जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस है, अभी एडियाबेटिक प्रोसेस में एक्चुअली उसकी डेफिनेशन क्या है? क्या होती है एडियाबेटिक प्रोसेस? प्रोसेस जिसमें DQ 0 हो, दैट इज एडियाबेटिक। अब DQ की बजाय अक्सर किताबों में लिखा होता है अ प्रोसेस इन विच नो हीट इज नीदर एक्सचेंज नॉट a process in which heat is not neither given nor taken is adiabatic process. मैथमेटिकली लोग लिख देते हैं Q बराबर 0, Q बराबर 0 नहीं, DQ बराबर 0। किसी भी पॉइंट पर न हीट आई न गई तब एडियाबेटिक प्रोसेस है, न कि जितनी आई उतनी गई तब एडियाबेटिक बोल देंगे, वो गलत है। तो आपको यह देखना है कि आपको सही परिभाषाएं लेनी है और उन्हें केयरफुली याद कर लेना है। इसमें दो कंपोनेंट हैं, ए आपको याद करना है, वो आपके ऊपर है। दूसरा, परिभाषाएं सही होनी चाहिए। ये जरूर डेलिकेट पॉइंट है, क्यों? क्योंकि कई जगह सबसे फंडामेंटल परिभाषाएं जो होती हैं वो बड़ी गोलमाल और गड़बड़ सड़बड़ दी होती हैं। गड़बड़ परिभाषाओं का खजाना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बहुत सम्मानित पुस्तक है, मैं हाथ जोड़कर उनको नमस्कार करता हूं, बड़े लोग हैं वो और बहुत सम्मानित भी हैं। पर परिभाषाओं के मामले में और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों मामलों में एटलीस्ट केमिस्ट्री जो कि मेरा विषय है, मैं बता सकता हूं 11th-12th की एनसीईआरटी से खतरनाक दूसरी किताब नहीं है। एनसीईआरटी रिवीजन के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। आपको सब कुछ आ गया, आप पहली बार सीखेंगे आपका कबाड़ा हो जाएगा, आपको सब कुछ आ गया है, आप रिवाइज करेंगे, रिवीजन के लिए बहुत अच्छी किताब है। लेकिन उसमें डेफिनेशंस एक तो एक लाइन में सटीक तरीके से दी नहीं हुई हैं, वो गोलमाल बातें करते हैं, पूरे पैराग्राफ में फैला फैला कर उसके बाद अंत में कुछ लिख देते हैं। जैसे वेपर प्रेशर डिफाइंड है, हेंस द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स इज वेपर प्रेशर। अब बहुत जगह मैंने देखा है बच्चे यही परिभाषा पढ़ते हैं, टीचर्स यही परिभाषा पढ़ाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जब ये लिखा है तो उसके पहले पूरे एक पैराग्राफ में उन्होंने बड़ी लंबी कथा कही है। उस कथा में जब आप एक डब्बा रखेंगे, डब्बे में वो पानी रखेंगे, उसका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब ड्रामा करेंगे, तो उस केस में पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर है। पर हर केस में पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होता, और डेफिनेशन के नाम पर आप एक लंबा पैराग्राफ तो लिख नहीं सकते। तो इस तरह से एनसीईआरटी से ब्लाइंडली जो परिभाषाएं उठाई हुई हैं वो कई जगह आधी अधूरी और गोलमाल है, और यही प्रश्न फिर नीट में या जेईई में इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सही परिभाषाओं के हिसाब से आते हैं, बच्चे उसमें फंस जाते हैं और फिर दुख मनाते हैं। तो ए, आपको परिभाषाएं सही चाहिए, और बी, जब वो सही हैं तो आपको उनको ढंग से याद भी करना होगा। अब सही परिभाषाएं कहां से मिलेंगी? इसके कई सारे सोर्सेस हो सकते हैं जो वेल रिसर्च स्टडी मटेरियल है। कोई स्टैंडर्ड मटेरियल आप ले लें, व्यास का भी मटेरियल बहुत अच्छा है हमारा, और आप उसको भी रेफर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, इन केस यू हैव सब्सक्राइब्ड अस। और अदरवाइज जिस भी सोर्स से आपको लगता है एक रिलायबल मटेरियल आपको मिल सकता है, एक अच्छा मटेरियल मिल सकता है, आप वहां से ले लें। मैंने ये जरूर बता दिया कि एनसीईआरटी डेफिनेशंस के मामले में एक खतरनाक सोर्स है, एटलीस्ट केमिस्ट्री के विषय में। हो सकता है मैथ्स की अच्छी हो, फिजिक्स की अच्छी हो,
मेरे को अधिकार नहीं है उस पर टिप्पणी करने का, ऑल्दो उनकी हकीकत मुझे पता है, जाने दीजिए। रिवीजन के हिसाब से एनसीईआरटी पूरी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, पर परिभाषाएं बहुत देख समझकर ध्यान से देखें। हाँ, केमिस्ट्री में रिएक्शंस अगर आपको याद करने हैं, बगैर सोचे समझे बुद्धि बेचकर रटने हैं अगर, तो उसके लिए एनसीईआरटी एक अच्छी पुस्तक है। और यही रिएक्शंस, यही मॉलिक्यूल्स के नाम वगैरह कई बार नीट में या जेईई मेन में डायरेक्ट आ जाते हैं, इनका यूज है, हाँ है। तो वहां पर केमिस्ट्री की एनसीईआरटी काम की है। आपको अंधा रट्टा मारना है, आपका स्वागत है, एनसीईआरटी आपके लिए वरदान है। कुछ चैप्टर्स हैं जो आप डायरेक्ट पढ़ के समझ सकते हैं, जैसे 11th में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, 12th में बायोमोलिक्यूल्स है। बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, लेकिन जो अमीनो एसिड्स और पॉलीमर्स वाला पोर्शन है जिसमें एक के बाद एक ब्लाइंड रट्टाफिकेशन है, वो आप अगर चाहें तो एनसीईआरटी से आप अपने आप पढ़कर प्रॉपर्ली याद कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लॉजिक उनमें है नहीं, या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पूरा आपको याद करना है, तो आप अगर 11th में भी हैं तो उसको उठाएं, कलेजे पे पत्थर रखकर एक बार आधे से अंत तक रट जाएं, आपका काम हो जाएगा। ये काम घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं, बिल्कुल। तो घर पर बैठे बैठे अगर आपने कहीं कोई कुछ कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है, कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ एनसीईआरटी जो कि पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है इंटरनेट पर कहीं भी, आप उसको लें, डाउनलोड करें, आराम से उससे पढ़ें। और उससे लॉजिक वॉजिक मत लगाइएगा, लॉजिक उसके बहुत खतरनाक है। जहां लॉजिक आता है उसमें से आधी जगह तो वो कह देते हैं ऑब्वियसली, और वो जहां जहां ऑब्वियस लिखते हैं मतलब वो 3 पेज कूद गए हैं। तो आप उन चीजों को बिल्कुल, ये मुझे अनफॉर्चुनेटली बहुत स्पष्ट रूप से इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि बच्चे इसको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको केमिस्ट्री से नफरत हो जाती है, वो कहते हैं केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, उनको लगता है कि एनसीईआरटी तो बाइबल है, वो एक बहुत पवित्र पुस्तक है, वो बहुत सम्मानित पुस्तक है, मैं उनको फिर नमस्कार करता हूं, लेकिन उनमें गड़बड़ियां खूब सारी हैं। और कभी मौका मिला तो मैं पेज दर पेज बताना शुरू करूंगा कि आप देखिए ये लीला यहां है, ये लीला यहां है, ये लीला यहां है। कुछ कुछ जगह तो पुरानी एनसीईआरटी वर्सेस नई एनसीईआरटी में ही गड़बड़ है। तो अगर मैं मूर्ख हूं, मान लीजिए, मैं अहंकारवश ऐसी बातें कर रहा हूं, तो एक एनसीईआरटी वर्सेस दूसरी एनसीईआरटी देख लीजिए, एक जगह कुछ लिखा है, दूसरी जगह कुछ लिखा है। पहले कुछ साल पहले वो बोरॉन को मेटलॉइड नॉन मेटलॉइड बोलते थे, अब वो बोरॉन को नॉन मेटल बोलने लगे। अब बोरॉन ने 10 साल में तो अपना मानस नहीं बदल लिया, बोरॉन एलिमेंट तो सृष्टि की शुरुआत से जैसा था वैसा ही है, लेकिन 10 साल पहले एनसीईआरटी में वो मेटलॉइड था, अब 10 साल बाद वही उसी एनसीईआरटी में, एक नई एनसीईआरटी में वो नॉन मेटल हो गया है। तो इस तरह के बहुत सारे घोटाले होते रहते हैं एनसीईआरटीज में, तो आप उसमें से जो बेसिक फैक्ट्स हैं बस उन्हीं को देख के याद कर सकते हैं। और बाकी के लिए कोई भी अच्छा ट्रस्टवर्दी स्टडी मटेरियल किसी भी स्टैंडर्ड प्लेस से आप ले सकते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स हम तो खैर हैं ही सही, आपकी सेवा में तत्पर, नो डाउट, और हमारे अलावा भी दूसरे लोग हैं जो अच्छे हैं, कहीं से जहां से आपको अच्छा लगे वहां से मिल जाएगा, राइट। तो आपको जो याद करने वाली चीजें हैं जिस पे घर में बैठकर आपकी मेहनत लगेगी, पर आप ये मत चलाइए कि हम तो बोर हो गए, बोर क्यों रहे, आप अपना विकास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आप उन चीजों को लेकर अगर प्रॉपर्ली याद कर लेंगे, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जैसे मान लीजिए आपको कैनिज़ारो का रिएक्शन है, आप एक बार उसे याद कर लीजिए, बाद में हम मैकेनिज्म भी पढ़ाएंगे, समझाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर आपको बेसिक रिएक्शन याद होगा तो बाद में उसको समझने का आनंद बहुत अलग होगा। जो चीजें बाद में समझनी भी हैं, अगर उनका फॉर्मूला आपको सही सही पहले से याद है, तो इट इज लाइक ये एक फूल के खिलने जैसा होता है कि आपने बेसिक्स याद कर लिए, ठीक है, अभी तक तो आपने रटे थे, लेकिन जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, लॉजिक समझ में आएगा, वो डिराइव होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग से, आपकी समझ में वो गहरे उतरेगा, आपको इतना खूबसूरत लगेगा और मन में एकदम इतने सुंदरता से वो छप जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं होगा। आपको इसलिए ये याद करना बेकार नहीं जाएगा। तो ये था 7वां पॉइंट, जो याद करने वाला काम है। और ट्रस्ट मी, अगर आप आईआईटी की या नीट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इसका लगभग 30-40% काम आपको याद करने का होता है, और यदि आप बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं तो लगभग 100% काम ही रटने का होता है। तो यह काम आप बिल्कुल दत्तचित्त होकर घर पर बहुत ही आनंद के साथ कर सकते हैं, तो आप जरूर करें। और ऑफ कोर्स एक लास्ट और 8वां पॉइंट मैं अपनी ओर से जरूर जोड़ देता हूं, यदि इसमें कहीं आपको लगता है कि हमारी मदद की आवश्यकता है तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो ऑफ कोर्स उपलब्ध हैं, और कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम आगे भी साथ साथ अपनी पढ़ाई की ये यात्रा जारी रख सकते हैं। इस लॉकडाउन का असाधारण समय है, आप इसका फायदा उठाने से मत चूकें, क्योंकि अगर आप इसका फायदा नहीं उठाएंगे तो पूरे भारत में जहां 10 लाख विद्यार्थी हैं,
कोई ना कोई और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिसका फायदा उठा रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं और आपको नहीं चूकना है यह असाधारण मौका। इसी बात के साथ यह सीरीज समाप्त होती है। विश यू ऑल द बेस्ट, गेट फोकस्ड, गेट वर्किंग और शानदार तरीके से आइए, जीतने दुनिया, क्योंकि यह अपनी ही मुट्ठी में है।